नमस्कार, कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैसे का लालच। आज रागिनी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी बीमार बूढ़ी माँ की चिंता उसे रह रह कर सता रही थी, परंतु माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रागिनी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय रागिनी के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में उन्हें ऐसी गंभीर चोट लगी जिसे उनका बूढ़ा शरीर झेल नहीं पाया और वे स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रागिनी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। अब तो आलम यह था कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाती थी। डॉक्टर के इलाज करवाने के बावजूद उसकी मां की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने बीते थे कि रागिनी की भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय लिया, लेकिन रागिनी नहीं चाहती थी कि उसकी मां ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ वे लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की हालत में जल्दी सुधार आएगा। अभी रागिनी ये सब सोच ही रही थी कि उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई सौरभ का फ़ोन था। रागिनी ने जल्दी से फ़ोन लपका और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो हैं? हाँ रागिनी, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस के काम में ज़्यादा ही बिजी हूँ। क्या बताऊँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत के बारे में सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वह बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर ही उसका चेहरा दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रागिनी, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है रागिनी, यहाँ पर आकर उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रागिनी का फ़ोन है। हेलो रागिनी, कैसी हो बेटा तुम? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रागिनी बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती है ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना, कहते हुए रागिनी ने फ़ोन रख दिया। उसी समय रागिनी का पति राघव ऑफिस से घर लौट आया और रागिनी को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। लगता है आज माँ से बात हो ही गई। अरे आप आ गए। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप तो जानते हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही हैं। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ
यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रागिनी रसोई घर में जाकर अपने पति राघव के लिए चाय बनाने लगी। फिर राघव ने कहा, अच्छा रागिनी, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर रागिनी बोली, अरे नहीं राघव, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेके और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटे, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। कहते हुए रागिनी चाय प्याली में डालकर बाहर ले आई। रागिनी की आइडिया राघव को भी जच गया। वो बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर रागिनी ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चले और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, राघव ने सिर झुकाते हुए मस्ती भरे अंजाम में कहा। तो रागिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रागिनी बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए खाने का सामान ले आएंगे। तो राघव बोला, खाने का सामान ही क्यों रागिनी, इतनी सर्दी है तो गरीबों में बांटने के लिए कंबल भी खरीद लाएंगे। सालगिरह वाले दिन रागिनी और राघव अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रागिनी ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रागिनी को उन पर तरस आ रहा था। रागिनी उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो राघव बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रागिनी ने खाना बांटना शुरू किया। तो राघव अपने बच्चों के साथ सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलता ही वे लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रागिनी खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी, मुझे और खाना भले ही मत दो, लेकिन एक कंबल और दे दो, रात को बहुत ठंड लगती है। तो फिर रागिनी पीछे मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं अभी कंबल लेकर आती हूँ। रागिनी ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। कंबल लाने के लिए जैसे ही रागिनी जाने लगी, तभी अचानक उसकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों में भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी राघव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो? लेकिन रागिनी ने तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस जोर जोर से रोती जा रही थी। फिर राघव उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह औरत अवाक रहकर केवल रागिनी को देखती ही जा रही थी। ये सब देखकर एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? तभी रागिनी रोते हुए बोली, हाँ, ये मेरी माँ हैं, देवकी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले की बात है, एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से ये यहीं पर रह रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं हैं।
ये कहाँ रहती है, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी याद नहीं है। और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो रागिनी बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर राघव ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई। फिर माँ जी यहाँ ऐसी हालत में ये कैसे संभव है? फिर रागिनी ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं पा रही हैं। फिर राघव बोला, इन्हें तो कुछ याद नहीं है जो ये कुछ बताएगी कि आखिर बात क्या है। चलो रागिनी, वह सब बाद में देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए राघव ने देवकी जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रागिनी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। लेकिन रागिनी और राघव अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रागिनी ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तो रागिनी का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पारुल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से तो बात करवाना, वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। सारा मामला जानने के उद्देश्य से रागिनी ने कहा तो सौरभ बोला, ठीक है रागिनी, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रागिनी का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रागिनी की माँ जैसी आवाज़ आई, रागिनी बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुमसे फिर कभी बात करूँगी। वह आवाज़ सुनकर तो रागिनी का सिर चकराने लगा, आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रागिनी के भाई ने फ़ोन लेते हुए कहा, वो क्या है ना रागिनी, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद रागिनी हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी वह किसकी थी। अब तो वह और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई थी। फ़ोन स्पीकर पर था। राघव ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी। वह बोला, रागिनी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी ही माँ है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ समझकर घर नहीं ले आए? तो रागिनी बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, बेटी हूँ मैं उनकी, क्या मैं उन्हें पहचानूंगी नहीं? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रोड डाली गई थी, उसका निशान अभी तक उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रागिनी अपनी माँ के पास गई और उसकी टांग से कपड़ा हटाया। निशान वहीं मौजूद था। अब ये उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन राघव, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वे लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो राघव बोला, रागिनी शांत हो जाओ, सबसे पहले हम माँ जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रागिनी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते हुए रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। फिर रागिनी की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत, तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रागिनी की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यारा हाथ फेरा।
अपनी माँ का स्नेह पाकर रागिनी के दिल को एक सुकून मिला, लेकिन उसके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, ये सोचकर वह अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अगले दिन रागिनी अपने पति राघव के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। ये सुनकर रागिनी थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर रागिनी ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब देवकी जी सो गई तो रागिनी ने राघव से कहा, आज से पहले मैंने कभी खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने को कहा तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। और तो और माँ से बात करते हुए जो अपनापन मुझे पहले महसूस हुआ करता था, वह अपनापन उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो मुझे हमेशा टालने की कोशिश करती थी। और मुझे लगा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण माँ मुझसे बात नहीं कर पाती है। कहते कहते रागिनी का गला रूंध गया और राघव बोला, लेकिन रागिनी, ये समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं बल्कि कोई बड़ा कदम उठाने का है। हाँ राघव, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी। वे लोग सारा सच नहीं उगलेंगे और अगर उन्हें पता चला कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़कर चले आए। फिर राघव बोला, रागिनी, जहाँ तक मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 80 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन रागिनी, ध्यान रखना उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे ये भी कहना कि एक बार वह माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 80 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को ये भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। राघव ने कहा तो रागिनी बोली, प्लान तो अच्छा है, ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रागिनी कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन जब सब काम निपटाने के बाद रागिनी ने अपने भाई सौरभ को फ़ोन लगाया। सौरभ ने फ़ोन उठाते ही रागिनी बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर सौरभ बोला, रागिनी, तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पारुल उन्हें पार्क में लेकर गई हैं। लेकिन रागिनी, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो रागिनी ने अपने भाई से वही कहा जो राघव ने उसे कहा था। इतना सुनते ही रागिनी के भाई सौरभ की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी और फिर बोला, रागिनी, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, इतना लंबा सफ़र तय करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा,
तो रागिनी ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर रागिनी ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन सौरभ को फ़ोन किया तो बोली, भैया क्या आपने माँ से पॉलिसी के बारे में बात की क्या? उन्होंने मेरे घर का पता दिया था। तो सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ रागिनी, मैंने पूछा था माँ से। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी पिताजी ने करवाई थी ताकि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके। अपने भाई को झूठ पर झूठ बोलते देख रागिनी हैरान रह गई और फिर बोली, ठीक है भैया, मैंने पता करवाया है, आपके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना जरूरी नहीं है। फिर सौरभ बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, रागिनी ने कहा। तो सौरभ बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं तेरी भाभी को अपने मायके गए हुए, वो भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड हैं, वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती हैं। ये बातें सुनकर रागिनी सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीर थी। लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वो किसी को पहचान नहीं रही थी, परंतु जैसे ही अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज़ शाम के समय रागिनी उन्हें घर के पास के ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रागिनी अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माँ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो आ रहा था। फिर एक दिन रागिनी ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रागिनी अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची तो मेन गेट खोलने की लगी। ये देखकर हैरान रह गई कि मेन गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? रागिनी ने कहा। तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली, लेकिन बेटी तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊँ आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। तुम्हें मालूम है बेटी, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जब देव की ये हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे।
इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज़ रुआंसी हो गई। ये सारी बातें सुनते सुनते रागिनी के दुख का ठिकाना ना रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो रागिनी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा, अब ये घर तेरी माँ का नहीं है। ये घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी रागिनी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने ये मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं। लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो राधा जी बोली, अरे बेटा, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो देवकी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा तो रागिनी ने रोते हुए सारी बात बताई कि उसे उसकी माँ किस हालत में मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ। सौरभ की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर रागिनी बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनाहगारों से जरूर लूँगी। फिर राधा जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितने जिंदा दिल हुआ करती थी मेरी सहेली देवकी, और बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी ये हालत हो गई। दुखी मन से रागिनी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रागिनी का भाई सौरभ भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। उसके रागिनी के घर पहुंचने से पहले ही रागिनी ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रागिनी और राघव ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि सौरभ बोला, रागिनी, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो राघव ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, ये सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रागिनी ने कहा, हाँ भैया, जरा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो सौरभ बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ हैं, अकेली हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। अब जितने अच्छे तरीके से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, मेड तो नहीं कर सकती ना। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी पारुल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया तो माँ जी की इतनी चिंता करते हैं कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का ध्यान खुद रखते हैं। इसलिए उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली हैं वापस जाने के लिए। उसी समय रागिनी बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल कर लो, उससे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इस समय वह खाना खाकर सो चुकी होगी। थोड़ी देर पहले ही मेड से बात की थी, उसने बताया कि माँ अभी सो रही हैं, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर रागिनी बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी ये चिंता मैं अभी दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही में ही तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही सौरभ और उसकी पत्नी हैरानी से कभी रागिनी की ओर देखते तो कभी एक दूसरे की ओर। उसी समय राघव देवकी जी को कमरे से बाहर लेकर आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सौरभ और पारुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पसीने छूटने लगे तो रागिनी बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो,
आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले आए, और क्यों ना आते। पैसों के लालच में तो आपने अपनी माँ और पिताजी का भी जीना हराम कर दिया था, तो फिर विदेश जाने से यहाँ आना तो बहुत छोटी बात है ना भैया। और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं जेल जाएंगे। रागिनी ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सौरभ कांपते हुए बोला, क्या 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 कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सारी सच्चाई बताई, लेकिन माँ ये सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ क्या आपको सब कुछ याद आ गया? तो रागिनी ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम मानते हो कि ये हमारी माँ है। तो फिर अब इस बात का खुलासा भी कर दो कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही सौरभ की नज़रें नीचे झुक गई। फिर रागिनी कड़क के स्वर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते थे वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर सौरभ ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके जाने के बाद माँ की याददाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनके दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रागिनी बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिसी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, और तुम तो हमें यही कहते हैं कि माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। छी, शर्म आनी चाहिए मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी। और अब ये बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो सौरभ बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए ये सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रागिनी बोली, मुझे माफ़ कर देना सौरभ, अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी हैं और अब आप लोग अपनी असली जगह यानी जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सौरभ और पारुल ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उसी समय पारुल का पांव फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़क गई। वह नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई जिस कारण वह उठ नहीं पा रही थी। दर्द के कारण वह चिल्लाने लगी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रागिनी ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रागिनी पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ देवकी जी पारुल की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है वो, यही है मेरे पति की कातिल रागिनी। इसी औरत ने मेरी पति को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। इसी औरत ने तबाह किया है मेरा हंसता खेलता परिवार। कहते कहते देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर रागिनी स्तब्ध हो गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती, तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ इनके नाम कर दिया तो ये लोग हमें सड़क पर ले आएंगे।
तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रागिनी और राघव की आंखें फटी रह गई कि आखिर अपना स्वार्थ साधने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खाकर बैठी हैं और दर्द के कारण चिल्ला रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माँ के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल में विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय देवकी जी ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और पारुल को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। फिर रागिनी अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ आपको सब कुछ याद आ गया? तो देवकी जी बोली, हाँ बेटा, पारुल को सीढ़ियों से गिरते हुए देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब तेरे पापा को सीढ़ी से धक्का दिया गया था, और उसके साथ सारी पिछली बातें भी याद आ गई। तो रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। रागिनी की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बोले, अरे माँ, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है, तो आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रागिनी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।